व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग नया एक चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग का क्वेरी है कि सर क्या होता है वर्किंग कैपिटल। देखो, मोस्टली हम लोग बिलोंग कर रहे हैं अभी 6 सेमिस्टर में, ठीक है ना। अगर कोई एमबीए का स्टूडेंट है, क्या बीबीए का स्टूडेंट है, क्या बीकॉम का स्टूडेंट है। बीकॉम एमबीए का स्टूडेंट होगा तो शायद वो सेकेंड सेमिस्टर में बिलोंग कर रहा है। तो ऑब्वियस का बात है, हम लोग वर्किंग कैपिटल कभी ना कभी सुन के तो आए होंगे। 11 12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो अभी हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल का जो हम लोग जानते हैं, वो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो ये है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। बट ये तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये मतलब ये तुमको थ्योरिकल कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दे रहा है कि ये ऐसा होता है। मगर ये क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये हम लोग को यहाँ पर नहीं बोला। और मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को ये शायद कम पता होगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। मेजर स्टूडेंट को ये पता है सर वर्किंग कैपिटल का मतलब सी माइनस ए, दैट्स ऑल। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है और उसका इंटरप्रेट क्या है। ठीक, सो वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का मतलब है the capital invest in business for day to day purposes। सिंपल, एकदम शॉर्ट में उसका कॉन्सेप्ट, यानी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें से हम लोग कुछ पोर्शंस रख देते हैं डेली पर्पस के लिए। डेली एक्सपेंस जो होता है, डेली जो हम लोग का लाइबिलिटी हम लोग को पे करना पड़ता है डेली पर्पस के लिए, वो डेली पर्पस के लिए कि मंथली पर्पस के लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं और जो हम लोग खर्चा को ऑपरेट करते हैं, खर्चा को चलाते हैं, वो पैसा को, वो फंड को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फंड। क्या वर्किंग कैपिटल, सर समझे नहीं? चलो एग्जांपल से समझा ले। फॉर एग्जांपल मान लो कि मिस्टर एक्स ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है और इसको ऑब्वियसली एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी मिलेगा। अब सैलरी इसको मिल रहा है मान लो कि 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। क्या ये ऑब्वियस है कि वो 50,000 ईच एंड एवरी मंथ में खर्चा कर देगा फुल्ली? नहीं। अगर कर भी देता है, मान लो कि वो 10 दिन में खत्म कर दिया, तो बाकी दिन कैसे चलाएगा? चलो वो खर्चा नहीं करता, वो बहुत अच्छा बंदा है, वो सेविंग करता है, खर्चा बहुत कम करता है। वो क्या किया, 50,000 टोटली, 50,000 को टोटली शिफ्ट कर दिया अपना बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट कर दिया। कैसे चलाएगा अपना बाकी दिन, मन का बाकी दिन वो कैसे अपना खर्चे चलाएगा? सोच के देखो, 50,000 जमा कर दिया तो बाकी दिन कैसे चलाएगा? उसको तो खाना पीना कुछ तो डेली पर्पस के लिए लगेगा ही, डेली पर्पस के लिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? सर बैंक से उठाएंगे। क्या डेली बैंक से हम लोग उठा सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। यानी कि मोस्टली हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो है 50,000 अगर हम कोई बंदा कमाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा 50,000 कमाता है, तो उसका हो सकता है कि 80% वो अपना हाथ में रखता है, इन हैंड, और 20%
वो अपना बिजनेस में रखता है एट बैंक। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा बात नहीं है कि 80% ही खर्चा करता है, 20% ही सेविंग करता है, ऐसा बात नहीं है। हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है ना। किसी का हो सकता है कि 90% सेविंग करता है, मतलब सॉरी 90% खर्चा करता है, 10% सेविंग करता है, कि 70% खर्चा करता है, 30% सेविंग करता है। दैट इज डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। मगर अगर हम लोग ये समझ लेते हैं कि 50,000 में से इन हैंड का मतलब वो कैश अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि उसको डेली पर्पस के लिए, डे टू डे ऑपरेट के लिए उसको खर्चा पानी लगेगा, और वो बार बार बैंक में नहीं जा सकता, बार बार एटीएम कार्ड निकाल के वो स्वाइप नहीं कर सकता। ये काम हम लोग डेली नहीं करते, सही है। तो वही पैसा को हम लोग जो इन हैंड में हम लोग रखते हैं और जो रेगुलर पर्पस के लिए खर्चा करते हैं, उस फंड को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बात क्लियर? थ्योरी क्लियर? ओके। अब दूसरी बात में आते हैं, तो ये फॉर्मूला क्यों ऐसा हुआ? फॉर्मूला, अगर हम लोग के पास पैसा ही है, कैपिटल बोल दो कि अपना अपना ही कैश बोल दो, जो भी बोल दो, मगर फॉर्मूला ऐसे क्यों बना? CA माइनस CL का क्या लॉजिक है? चलो समझाए। ओके, सो एक बैलेंस शीट हम ड्रॉ करते हैं और बैलेंस शीट से हम समझाएं, ठीक है। एक बैलेंस शीट में क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है, क्या एलिमेंट्स रहता है उसमें? लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन, और करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। बस ये 5 आइटम। और एसेट साइड में क्या रहता है? फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। ये ओवरऑल व्यू है। उसके अंदर में बहुत सारा पार्ट हो सकता है और होता भी है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट में बहुत सारा पार्ट होता है, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा। और लोन में भी बहुत सारा टाइप्स होता है, मॉर्गेज लोन, विदाउट मॉर्गेज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। वो बात मैं नहीं बोल रहा, मगर ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इतना ही हम लोग बैलेंस शीट में मेन चीज देख पाते हैं, ब्रेकअप्स में नहीं जाए। ओके, तो कोई कंपनी को चलाने के लिए हमको कहाँ से पैसा मिलेगा? कोई पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए हमको कहाँ से पैसा मिलेगा? सर मार्केट से रेज करना पड़ेगा फंड, सही। तो फंड अगर हम लोग रेज करते हैं, यानी कि कैपिटल फंड जो हम लोग रेज करते हैं, वो 3 जगह से रेज कर सकते हैं। वो 3 जगह से रेज कर सकते हैं। क्या क्या जगह से? एक ओन सोर्स, लोन सोर्स और इंटरनल सोर्स, ठीक। यानी कि ओन क्या हो गया? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। लोन क्या हो गया? डिबेंचर्स एंड लोन, बैंक लोन। और इंटरनल में क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लसेस। रिजर्व और सरप्लसेस, रिजर्व मतलब जो लास्ट ईयर में हमने प्रॉफिट से असाइड करके रखे थे, और सरप्लस मतलब दिस करेंट ईयर्स प्रॉफिट। अब बात को समझो कि ये 5 जगह से मेरा फंड आ सकता है। तो हमने क्या किया कि इक्विटी और प्रेफरेंस से 100 रुपए उठाया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए उठाया, 100 रुपीज। और लोन से यानी कि डिवेंचर से हमने बाकी 100 रुपए उठाया। अब ये जो 100 रुपए और 100 रुपए जो मैंने कलेक्शंस किया, वो क्या हम घर पे लेके जाएंगे? नहीं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और डेफिनेटली मेरा बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। अब ये पैसा लेके हम क्या करेंगे? ये पैसा से क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, मगर हमको गुड्स खरीदना पड़ेगा, मशीन्स खरीदना पड़ेगा, फैक्ट्री खरीदना पड़ेगा। अगर मेरे पास फैक्ट्री नहीं है तो अनटिल अनलेस, तो बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जिसमें फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया 170 रुपीज, 200 रुपए हमने उठाया मार्केट से, और हमने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया 170 रुपये, 170 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। तो बाकी 30 रुपीज कहाँ गया? बाकी 30 रुपीज कहाँ गया?
बाकी 30 रुपीज को हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। सर क्या आप बोल रहे हैं सर, वर्किंग कैपिटल कैसे हो सकता है? अभी तो आप बोले थे कि फिक्स्ड एसेट आता है, करंट एसेट आता है, इस टाइप में एसेट में लायबिलिटी होता तो करंट लायबिलिटी बोल सकते थे, वर्किंग कैपिटल कैसे? चलो दिखाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को हम 30 लिख दे रहे। 30 मतलब बैलेंस शीट मैच हो गया, 200 200, दैट्स ऑल। अब मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने मशीन्स इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग इन्वेस्ट कर दिया, फर्नीचर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ स्टॉक भी हमने अपना पैसा से, अपना मतलब जो फंड हम रेज किए थे वहां से कलेक्शंस करके कुछ इन्वेस्ट कर दिया। क्या 30 रुपीज, अब इसको रुपीस एज्यूम कर सकते हो, करोड़ एज्यूम कर सकते हो, लैक्स एज्यूम कर सकते हो, 1000 एज्यूम कर सकते हो, नथिंग अ प्रॉब्लम। बट कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, क्या ये 30 से हम लोग कितना सारा गुड्स बनाएंगे, कितना गुड्स बना सकते हैं? मेरा जो प्रोडक्शन गोल है वो क्या ये 30 से हो सकता है? नहीं हो सकता, हमको और भी गुड्स परचेज करना पड़ेगा। मगर परचेज करेंगे कहाँ से? पैसा तो नहीं है, सब पैसा तो लगा दिए, जो 200 रुपए उठाए थे उसमें से 170 रुपए फिक्स्ड एसेट में डाल दिए और कुछ स्टॉक में डाल दिए। मान लो कि करंट जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका ब्रेकअप्स अगर हम लोग बोले तो करंट एसेट में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है ना, तो करंट एसेट में तो स्टॉक होता है, तो हम लोग उसको स्टॉक भी एज्यूम कर सकते हैं ना, ठीक। तो स्टॉक हम 30,000 खरीद लिया, और ये खरीदने के बाद फिर हम लोग देख ले कि और भी कुछ गुड्स का रिक्वायरमेंट है, तो अब पैसा कहां से आएगा? मैंने तो और सब पैसा लगा दिया, तो ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में मुझको क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा, यानी कि ऑन क्रेडिट सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। तो गए सप्लायर के पास, सप्लायर को कन्विंस किया, और सप्लायर हमको, सप्लायर मतलब क्रेडिटर होता है, सप्लायर आया कंपनी को, देखा हाँ ठीक है 200 है तुम्हारे पास कैपिटल, तुमने 170 इन्वेस्टमेंट किया तो तुम्हारे पास ठीक है, हम जो उधार दे रहे, अगर तुम चुका नहीं पाओगे तो उधार हम एसेट टेक ओवर लेके जा सकते हैं, उससे मेरा रिकवर हो जाएगा। तो इस सोच से वो क्रेडिटर मुझको उधार दिया। कितना दिया? मान लो के 20 और 20 रुपीज के, 20,000 के, 20 लाख, 20 करोड़, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, वो हमको दिया, और भी 20 रुपीज दिया। क्या दिया? ऑन क्रेडिट दिया। अब बात को समझो कि ये 20 रुपीज मेरा इस गुड्स के साथ और भी ऐड हो जाएगा, यानी कि मेरा अल्टीमेट गुड्स अभी कितना हो गया? 50। मेरा अभी गुड्स कितना हो गया? 50, क्योंकि 30 तो था ही मेरा, हमने अपने ही पैसे से खरीदे थे, और 20 मैंने उधार लिया, तो मेरा स्टॉक रेज हुआ, 50 हुआ। अभी अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं तो मेरा बैलेंस शीट क्या दिखा रहा है? 200, 220, और यहां पर भी 170 और 50, डेफिनेटली 220। बात को क्लियर करो, मेरे पास बैलेंस शीट दिखा रहा है, मेरा बैलेंस शीट दिखा रहा है 220 का, मगर मेरे पास 220 है कहां? मेरा एसेट 220 है कहां? उसमें से तो 20 रुपए मेरा क्रेडिटर ले लेगा, मेरा क्रेडिटर ले लेगा, मुझको पेमेंट करना पड़ेगा 20 रुपीज, सही। तो अगर 20 रुपीज हम पेमेंट ही कर दे तो मेरा नीड एसेट कितना बचेगा? मेरा नीड एसेट कितना बचेगा? तो ये 50 से अगर हम लोग लेस क्रेडिटर कर दे 20, तो फिर से 30 तो हो जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ? ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा सीए हुआ, और क्रेडिटर मतलब सीएल होता है। सर ऐसा तो कभी बैलेंस शीट होता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये बैलेंस शीट हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैलेंस शीट है। अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट है वो ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग को क्रेडिटर को इस साइड में और स्टॉक वगैरह को इस साइड में कभी ऐसा लेस करके नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उसमें कंपनीज एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, ये वो कितना सारा एक्ट है, उसमें शेड्यूल है, सब मेंटेन करना पड़ता है।
फिनेंशियल मैनेजमेंट का बैलेंस शीट करने के लिए कोई रूल्स मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, तो दैट्स वाई फिनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ अपने यूजफुल के लिए, मतलब यूज करने के लिए कुछ अपना कैलकुलेशंस को हेल्प करने के लिए और भी क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को और भी स्मूथ रखने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए हम लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और ये अभी बहुत सारा जगह में ऐसा बन रहा है। फाइनेंशियल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बैलेंस शीट उसका हिसाब से बनाता है। तो अब तुम लोग देखो, जो मेरे पास 30 स्टॉक था, जो वर्किंग कैपिटल हम बोले थे 30, वो अल्टीमेट 30 नहीं आ गया। कुछ भी यहाँ पर डाल दो फिर तो वहां से लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो उधार चुकाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये जो बैलेंस शीट हमको 220 दिखा रही है, हमको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है 220, मगर है तो एक्चुअली ये 200 ही, मेरा जो लायबिलिटी है 220 है, उसमें से हमको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि इस साइड में भी अगर देख लो कि 220 आया था जब 170 एंड 50, उसमें भी हम लोग को 220 ही दिखा रहा था, मगर उसमें से भी तो हमको 20 रुपए पेमेंट करना था। तो हुआ कहाँ मेरा एसेट 220 का? मेरा तो 200 का ही एसेट है। तो 200 लाने के लिए डेफिनेटली तुमको करंट एसेट को कट ऑफ करना पड़ा, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को कट ऑफ करना पड़ा, डेफिनेट ना। सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का बनता है CA माइनस CL, नथिंग बट कि इसके और कोई अलग लॉजिक है, ठीक। और कोई कॉन्सेप्चुअल अगर तुम लोग सोचते हो तो तुमको यही लास्ट में जाके यही प्रेडिक्ट करके ही तुमको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। फॉर्मूला ऐसे ही आया है, और हम बार बार बोलते हैं कि फॉर्मूला पहले नहीं आया, फॉर्मूला आने से पहले उसका कॉन्सेप्ट आया, उसका थ्योरिटिकल नॉलेज आया, प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे काम होता है उसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग सर्वे करते हैं, उसके बाद हम लोग का एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला पहले नहीं बनता, उसके बाद थ्योरी नहीं बनता है, कभी भी नहीं, कोई भी चीज का भी नहीं। हम एमएम मॉडल को भी हम दिखाए थे तुम लोग को, गॉडेंस का भी फॉर्मूला प्रूव करके दिखाए थे, ऑल्टर्स का भी फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया। तो उसका फॉर्मूला सोचने से पहले वो तो पहले थ्योरी सोचा, पहले तो कॉन्सेप्ट लाया कि कैसे बन रहा है, बात समझ में आया। तो वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ CA माइनस CL, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि डे टू डे ऑपरेट करने के लिए हम लोग को दरकार होता है, ठीक। और दूसरी बात है कि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज ए न्यूमेरिकल अमाउंट निकालने के लिए, वो होता है CA माइनस CL। मगर वर्किंग कैपिटल का मतलब जस्ट इनफ हम लोग नहीं बोल सकते कि CA माइनस CL, ये फॉर्मूला ओरिएंटेड है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ओरिएंटेड आंसर हुआ, मगर थ्योरिकल ऐसा नहीं है, थ्योरिकल कुछ अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि तुम लोग समझ पाए, ठीक है ना। दूसरी बात में आते हैं, दूसरा जो पार्ट है वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या है? मोस्टली हम लोग ये तो जानते ही है कि साइकिल का मतलब एक गोल होता है, मतलब एक राउंड सर्किल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर सर्किल नहीं बोलते, यहाँ पर साइकिल बोला जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक। जब हम लोग कोई कैश इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो कैश तो पहले आना है, तो कैश आने के बाद हम लोग क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। कैश आने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है एंड लेबर को इन्वॉल्व करना पड़ता है एंड कुछ हद तक ओवरहेड खर्चा भी उठाना पड़ता है, सही।
यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड को हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता है वही कैश से। कुछ खरीदा जाता है, लेबर को अपॉइंट किया जाता है और ओवरहेड का खर्चा किया जाता है। इससे हम लोग को क्या बनता है? इससे हम लोग को बनता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि माल बनना स्टार्ट हो गया, माल गुड्स बनना, माल बनना स्टार्ट हो गया। क्या वर्किंग प्रोग्रेस स्टेज में हम लोग गुड्स को सेल कर पाते हैं? नो, फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्किंग प्रोग्रेस से फिनिश स्टॉक में गुड्स जब पहुंचता है तब हम लोग सेल करते हैं। और फिर फिनिश स्टॉक से दो बार आता है, एक होता है कि ऑन क्रेडिट और एक होता है यहां पर ऑन क्रेडिट एंड एक होता है ऑन कैश। कुछ कैश पेमेंट करता है कस्टमर और कुछ क्रेडिट में लेके जाता है। तो जब क्रेडिट सेल होता है तब हम लोग को डेटर का क्रिएशन होता है, डेटर, ठीक। और फिर वही डेटर से हम लोग कैश कलेक्शंस करते हैं और वही कैश से फिर से हम लोग इसको बनाते हैं। और डायरेक्ट कैश कलेक्शंस हो गया तो ये फिर से यहाँ पर चल जाता है, यानी कि कैश सेल से भी कैश में कन्वर्ट होता है और डेटर से भी कन्वर्ट होता है कैश में। मगर डेटर से क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ले लेता है, मतलब हो सकता है कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ऐसा कुछ, उसके बाद कैश में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेट करना, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैश इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल, फिर वगैरह वगैरह हुआ। ओके, तो ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर प्लस, अब देखो ये सब मेरा बिजनेस का है, मगर सिंस हम कस्टमर बना रहे तो हम भी तो किसी ना किसी का कस्टमर है। यानी कि अगर मेरा कोई डेटर है तो हम भी तो किसी ना किसी का डेटर होंगे। अनडेफिनेट बात है, कोई भी बिजनेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका ही कस्टमर है मगर वो किसी का कस्टमर नहीं है, ही नहीं सकता। कहाँ से लाएगा वो गुड्स? गुड्स तो लाना पड़ेगा। तो लेस क्रेडिटर सर, क्रेडिटर को क्यों लेस कर देंगे भाई? पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को। तो ये जो नीट आएगा, जो आंसर आएगा वो डेज से नहीं तो मंथ से नहीं तो वीक से दिखाया जाता है। कोई भी एक वे हम लोग चूज कर सकते हैं, डे, मंथ और वीक, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इस चीज के ऊपर हम लोग फॉर्मूला को अलग अलग स्टेज में डिवाइडेड करके दिखाएंगे कि रॉ मटेरियल जो कैलकुलेशंस होता है, रॉ मटेरियल का जो पीरियड हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये सब तो पीरियड हुआ ना, डेज, मंथ, वीक, तो ये पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो चलो, सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल निकालेंगे कैसे? रॉ मटेरियल पीरियड, एक्चुअली यहां पर कोई अमाउंट नहीं निकालते, पीरियड निकालना है। इसका फॉर्मूला है एवरेज
रॉ मटेरियल कंज्यूम divided average raw material, average raw material। ठीक है, अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। इसका अगर मान लो हम एग्जांपल से दिखा रहे हैं, ये फॉर्मूला है एग्जैक्ट फॉर्मूला, और ये हम न्यूमेरिकल से दिखा रहे हैं। मान लो कि मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम है, मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम है 10 लाख, ठीक है 10 लाख, और एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड टू, यू नो दैट वेरी वेल। सो मान लो कि ये 1 लाख है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला जानी पहचानी नहीं लग रहा है, कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड एवरेज स्टॉक, रॉ मटेरियल मतलब तो स्टॉक ही हुआ, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। वैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है, नथिंग प्रॉब्लम। तो इससे जो डिवाइडेड करके आएगा, और तुम लोग सोच के देखो, जब हम लोग स्टॉक मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो जो आंसर आता था वो क्या क्या आंसर को डिनोटेट करते थे, टाइम से। तो ये भी जो मेरा आ रहा है 10 व्हाट, 10 इज टाइम, 10 इज टाइम। तो 10 टाइम्स को हमको आइदर डे में हम लिखाए थे अभी, डे में नहीं तो मंथ में नहीं तो वीक्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम डेज में कन्वर्ट करें, ठीक है डेज में। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 365 डिवाइडेड 10, 10 मतलब 10 टाइम्स इक्वल्स टू 36.5 डेज, यानी कि 36.5 डेज होगा। दूसरा क्या था, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एवरेज WIP, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी मान लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो के 30 lakhs, ठीक है 30 lakhs, और डेली एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस मेरा है 3 लाख, 3 लाख सॉरी 3 लाख से फिर से 10 ही आ जाएगा, मान लो के 5 लाख, ठीक है। तो कितना टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब क्या है कि साल में 6 बार हमको वर्किंग प्रोग्रेस करना पड़ता है। इसका मतलब क्या था कि 10 टाइम्स मतलब 10 बार साल में हमको 10 टाइम्स हमको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है। तो 6 टाइम्स को फिर से वही 365 से डिवाइडेड कर तो 6 को कितना होता है, 6 कितना होता है, 365 डिवाइडेड 6, 60.83 कुछ अप्रॉक्स आ रहा है, 60.83, तो 61 डेज ले रहे हैं, ठीक है 61 ऐसा लिखते हैं 61 डेज, ये अलग है ना, तो आंसर आता है अलग सम कर। अब ये तो हो गया WIP। अब इसके बाद क्या था, फिनिश स्टॉक।
फिनिश स्टॉक और फिनिश गुड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर था एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर है गुड्स सोल्ड बाय एवरेज फिनिश गुड्स और फिनिश स्टॉक। ठीक है, इसमें ही मान लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मान लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50 लाख और एवरेज स्टॉक है मान लो के 4 लाख। ठीक है, 4 लाख यानी कि 50/4 दैट इज 12.5 टाइम्स। ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसको 6 लाख करते हैं, 50/6 होता है 8.33 टाइम्स, 8.33 टाइम्स। तो इसको फिर से डेज में कन्वर्शन करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी क्या करना पड़ेगा 365 डिवाइडेड 8.33, कितना डेज आएगा देखो 365 डिवाइडेड 8.33 यानी कि कुछ 43.8 आ रहा है, तो 44 ही मान लो। ठीक है, अच्छा ये 36.5 आया था तो इसको हम 37 मान ले रहे, ठीक है ना, सब कोई तो अप्रोक्स एडजस्ट कर दे रहे। इसके बाद क्या हम फॉर्मूला दिए थे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और डेटर भी होता है। अब डेटर बेस्ड ऑन किसका, डेटर बेस्ड ऑन सेल्स, क्योंकि सेल्स से ही डेटर बनता है, मगर कौन सा सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एवरेज डेटर। ठीक है, सिर्फ सेल्स मत लिखना क्योंकि कैश सेल्स भी सेल्स में होता है। ठीक है ना, इसका मान लो कि 60 लाख है टोटल सेल्स और डेटर है मान लो 8 लाख। चलो ठीक है ना, ये पूरा हम अपने से हम समझा रहे हैं, तुम लोग को ये मतलब खाली ऑब्जर्व करना है, एक्चुअल फिगर कुछ नहीं है, ये हम ऐसे समझा दे रहे हैं। ठीक है, मगर ये फॉर्मूला तुम लोग उठा सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला मेन है। तो 60 लाख डिवाइडेड 8 यानी कि 7.5 टाइम्स, 7.5 टाइम्स। इसको अभी डेज में कन्वर्ट करो तो 365 डिवाइडेड 7.5 यानी कि 365 डिवाइडेड 7.5 कितना आता है 48.66 यानी कि 49 हम लोग अप्रॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स तुम लोग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू, और जितना एडजस्ट कर पाओगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो कैलकुलेशंस गड़बड़ होता रहेगा। अब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बेस्ड ऑन किसके ऊपर, परचेस के ऊपर, गुड्स परचेस करते हैं तो क्रेडिटर क्रिएट होता है। तो यहां पर क्या होगा, एवरेज क्रेडिट परचेस बाय एवरेज क्रेडिटर। ठीक है, इक्वल्स टू एवरेज क्रेडिट परचेस बाय एवरेज, देखो ना क्या, एवरेज क्रेडिटर। ओके, नाउ इसका एज्यूम कर लो कि इसका अमाउंट है, क्रेडिट परचेस का अमाउंट है 12 लाख।
ठीक है 12 लाख। और एवरेज क्रेडिटर है मान लो के ₹5 मतलब 5 लाख। कुछ भी हम न्यूमेरिकल देके तुम लोग को समझा रहे हैं, खाली कैलकुलेशंस को समझ लो, ठीक है ना। फिगर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम लोग अपना बुक से भी कर सकते हो, हम कराएंगे भी बुक से। तो ये आ रहा है 2.4 टाइम्स। अब इसको भी डेज में कन्वर्ट कर दो, 365 डिवाइडेड 2.4, 365 डिवाइडेड 2.4, हाउ मच? 365 divided 2.4 बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, 152 डेज। अब क्रेडिटर है तो ये माइनस हो जाएगा ना, फॉर्मूला में भी दिए थे, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर को हमको माइनस करना पड़ता है। तो नीच मेरा कितना आया देखो, 37 प्लस 61 प्लस 44 प्लस 49 माइनस 152, 39 डेज। तो ये जो 39 डेज आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। आई बात समझ लो, यानी कि इतना नीच, ये पूरा दिन पूरा साल भर इतना इतना दिन का काम होता है, मगर नीट हम लोग का जो ऑपरेट होता है बिजनेस वो होता है इतना डेज का, सॉरी अमाउंट से तो कुछ नहीं होता, बात क्लियर। तो ये फॉर्मूला मेन है, और बुक में अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो बुक का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से हम लोग को दिखाया है, तो हम ऐसे यूज जो हम लोग करते हैं रेशियो चैप्टर में भी हम लोग करते हैं, तो वही रेशियो से हम लोग कॉन्सेप्ट लेके हम ऐसे दिखाए, और इसको टाइम्स में पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर उसको डेज में क्या तुम्हारे हिसाब से, मंथ में क्या, वीक के हिसाब से भी कर सकते हो, नथिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही बात था, यानी कि आज हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल भी देख ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर साम्स भी करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।